नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी। घर का हमारा नाम था गोपाल, लेकिन इस समय दुकान जी, मकान जी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हूँ। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी रहती है। जो भी समाज में किसी स्तर पर ऊंचाई पे जाता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जिसका नाम भी होता है, लेकिन वो जब ऊंचाई प्राप्त करता है तो बहुत ही मेहनत से प्राप्त करता है। उसको सबसे पहली बात रहती है घर से, क्योंकि सभी के माता पिता यही चाहते हैं कि लड़का हमारा पढ़ लिख जाए, नौकरी करे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज़ करने के बावजूद भी उनके अंदर एक अलग प्रकार करने की इच्छा होती है। उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है घर के ऊपर, कि उनका सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह की हमारी भी एक कहानी है। मैं यही दारागंज के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में बसंत पंचमी के दिन हमारा जन्म हुआ। जैसा कि ये दारागंज पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से मशहूर है। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की चीज़ थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था उतना, जो बात सही है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर लोग आर्मी में थे और सर्विस में थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। उस घर में हमने जन्म लिया और गोपाल नाम के होने की वजह से उसमें भी एक संत ने हमारा नाम गोपाल रखा था, क्योंकि चंचल स्वभाव था जैसा लोग कहते हैं। और वो चंचल का स्वभाव बदलता चला गया। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कलकत्ते में। वो आर्मी में थे, वहाँ पर हम भी थे। और वहाँ पर हमने बहुत दूर स्कूल था, हिंदी स्कूल, क्योंकि वहाँ सब बंगाली का। उस स्कूल का नाम था टाटिया हाई स्कूल। लेकिन हमारी माँ भी चाहती थी कि लड़का पढ़ लिख जाए, जबकि ऐसा बहुत कम माँ होती हैं जो इतना मेहनत करती हैं। मगर हम अपनी माँ की बात बताएं, स्कूल इतना दूर था कि वहाँ ट्राम चलती थी और बस चलती थी। ट्राम जब से जाते थे तो धर्मतल्ला पहुँचते थे, वहाँ से बस या ट्राम पकड़ के बड़ी बाज़ार पहुँचते थे। इतनी दूर स्कूल था। पढ़ाने के लिए माँ हमारी सुबह 4 बजे उठाती थी, 4:30 बजे हमको नहला धुला के थोड़ा नाश्ता पानी कराती थी। 5:30 बजे घर से निकलते थे, वो 5 बजे घर से निकलते थे और बस स्टैंड पे आते थे। बस स्टैंड और या ट्राम किसी में बैठते थे। 6 या 6:30 बजे का स्कूल रहता था। माँ हमारी हमको लेके वो स्कूल धर्मतल्ला जाती थी, वहाँ से दूसरा बस बदल के, ट्राम बदल के बड़ी बाज़ार ले जाती थी। और सुबह 6:30 से लेके 10:30 तक का स्कूल रहता था। और 10:30 बजे तक वो हमारी माँ स्कूल के गेट पे बैठी रहती थी कि लड़का पढ़ के निकलेगा तो फिर उसको लेके घर जाएंगे। वैसा लड़का मतलब उस तरह से पढ़ नहीं पाया, जबकि पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किया गया और ऊट पटांग की चीज़ करने का ज़्यादा मन था। फिर हमारे पिताजी रिटायरमेंट हुए। फिर उन्होंने यहाँ जब प्रयागराज में आए, प्रयागराज में आके उन्होंने एक किताब की दुकान भी खोली जिसका नाम था निराला पुस्तक भंडार। वो बैठते थे, हम भी उसमें बैठते थे। जब मैं उसमें बैठता था तो ऊट पटांग की चीज़ को करता था। जितने भी मैगज़ीन होते थे, पेपर होते थे, उसमें जो कार्टून होते थे, पहले अखबारों में कार्टून भी बहुत निकलते थे, मैं सब के कार्टून को कटिंग करके एक बड़ा भारी बोर्ड में चिपकाता था और उसमें लोगों को अट्रैक्टिव करता था और बाहर रख देता था। लोग उसमें कुछ हम लिखते होते थे और उसी लिखने में एक हंसी का एक माहौल बन जाता था कि जैसे राइटर माने लेखक होता है, लेखक माने राइटर होता है। तो मैं सब चीज़ बनाने के बाद नीचे लिख देता था राइटर दुकान जी, प्रोपराइटर मकान जी, लेखक सामान जी, भगवान जी, शैतान जी, आदि आदि। फिर उसके बाद लोग हंसी हंसी में लोग हमको दुकान जी कहने लगे, मकान जी कहने लगे, सामान जी कहने लगे। बस उसी तरह धीरे धीरे हम दुकान जी के नाम से धीरे धीरे चर्चित होने लगे। और यहाँ राधा रमन इंटर कॉलेज था, हमारे दारागंज में ही है, मैं वहाँ भी पढ़ा। लेकिन उस तरह से मन पढ़ाई में नहीं लगा। मगर हाँ, मैं जो चीज़ करता था उसको मन लगा करता था। और बैडमिंटन का पहले ही बता दें कि मैं बैडमिंटन का स्टेट लेवल का हारा हुआ खिलाड़ी हूँ।
मुझको कैरम बोर्ड भी बहुत अच्छा लगता था। कैरम बोर्ड में भी मैं हमेशा हर जगह भाग लेता था। तो जैसे मैं बैडमिंटन का स्टेट लेवल का हारा हुआ खिलाड़ी था, उसी तरह मैं कैरम बोर्ड का भी स्टेट लेवल का हारा हुआ खिलाड़ी था। एक शौक हर चीज़ का था, लेकिन साथ में एक ऐसा जुनून था कि कुछ जब धरती पे आए हो तो कुछ न कुछ करो। घर में पिताजी आर्मी में होने के कारण 4:30-5 बजे तक अगर बाहर रहते हो तो घर के अंदर आना है। डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, लेकिन वो चीज़ अपने जगह थी। लेकिन कुछ अंदर से एक अलग प्रकार की चीज़ करने की जो इच्छा थी, उसको मैं अकेले ही अपना चुपचाप करता था। बस इसी तरह हमारे प्रयागराज में धीरे धीरे दुकान जी मकान जी के नाम से वो होने लगा। और एक दिमाग में था कि कुछ ऐसा करे कि जो लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की चीज़ हो, जिससे पहचान भी बने। यहाँ पर माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला लगता है, वहाँ भी घूमने में जाता था। एक दिन मैं घूमते घूमते मेला में पहुँचा तो एक संत बाबा थे, उन्होंने अपने से ही हमें बुलाया, ए गोपाल यहाँ आओ। तो हमने आगे इधर उधर देखे कि इनको कैसे मालूम हमारा नाम गोपाल है, लेकिन उन्होंने के पास पहुंचने के बाद उन्हें कहा, तेरा नाम गोपाल है, तेरे पिता का नाम नंद कुमार तिवारी है, तेरे माता का नाम सुंदर देवी तिवारी। हम कहा हाँ। तो हमको एक अंदर से वो हुआ कि आखिर ये इतना जानते हैं। तब उन्होंने कुछ हमको दिया, बालू में से खोद के मैंने उसको जीभ में रखा तो मिश्री की तरह थी। फिर मैं उनके पास रोज़ जाने आने लगा। जब जाने आने लगा तो जब माघ मेला या कुंभ मेला रहा होगा, जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा अब तो मैं अपने गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। तो हमने कहा गुरुजी हम भी चलें। कहें तेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। हम कहा घर वाले ऐसे ही बिगड़ते रहते हैं, कहाँ इजाज़त मिलेगी, मगर हम चाहे चुपचाप निकल जाएं। मैं उनके साथ चल दिया। वहाँ पर हमने 2 महीना 17 दिन शायद था, 16 या 17 दिन, वहाँ हमने 22 संत देखे थे, जिसमें एक लेडीज़ थी। लेकिन 2 महीना 17 दिन में मैंने बहुत कोशिश किया संतों से बात करने के लिए या दोस्ती बढ़ाने के लिए, लेकिन एक ही 2 लोगों ने हमसे थोड़ा बात किया। जिनके साथ गए थे वो तो करते ही थे, मगर जो और संत महात्मा थे उनसे जब मैं बात करना चाहा तो उस तरह से बात नहीं कर पाया। थोड़े लोग कुछ बस बोले और अपने धुनी रमाए बैठे रहते थे। 2 महीना 16 या 17 दिन के बाद उस संत ने पता नहीं क्या था जो हमको लेके गए थे, उन्होंने ज़ोर से, जो हिसाब से वो कह रहे हैं उसी हिसाब से मैं आपको भी बता रहा हूँ। उन्होंने हमसे कहा भाग यहाँ से। 2 महीना 16 या 17 दिन बाद जब उन्होंने जिस हिसाब से कहा भाग तेरा काम हो गया, तो हमने कहा गुरुजी कहाँ जाएंगे। कहना बस भाग जा यहाँ से। अब डर भी लग रही थी, जाएंगे कैसे, ये जंगल पहाड़ बर्फ, कहाँ डर लगेगा, कहाँ कैसे जाएंगे, भाग जा यहाँ से, तेरे को पूरा जंगल और पहाड़ रास्ता दिखाएंगे। मरता क्या ना करता, छोटा था। और मैं वहाँ से आगे बढ़ा। कुछ ही दूर गया था तो उन्होंने फिर चिल्लाया इधर आ। मैं लौट के आया, कहा जा तो रहा है, लेकिन जो ये तेरी मूछें निकल रही हैं हल्की हल्की, इसको कभी कटाना मत। फिर उसके बाद मैं चला आया। किस तरह से चला आया मुझको रास्ते में, मतलब जंगल पहाड़ और रात का अंधेरा में चलते गए, कैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एक डर का होता है, कुछ होता है, पता नहीं, कुछ नहीं लगा हमें। आज मैं अपने मूछ नित्य, एक नित्य के माध्यम से प्रसिद्ध हूँ। अब मैं यही सोचता हूँ कि शायद वो जो संत थे उन्हीं का आशीर्वाद रहा होगा, तो आज मैं मूछ नित्य के नाम से एक नया नृत्य प्रस्तुत कर दिया। एक बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनका नाम श्री नारायण चतुर्वेदी था। वो लखनऊ में रहते थे, रहने वाले हमारे घर के सामने के थे, गली में। हम छोटे थे, उसका तो दिमाग नहीं था। उनकी जब डेथ हो गई थी लखनऊ में, तो शायद उनका अंतिम यही था कि मैं मरने के बाद मुझको प्रयाग में ही वो किया जाए। तो हमारे कुछ कवि संत महात्मा, संत कवि लोग, उनको साहित्यकार लोग लेके बस पे लेके हमारे घर के बगल में रोक दिए। हम लोग छोटे थे तो लड़के उड़के खेल रहे थे, उसमें से किसी ने बुलाया, एक यहाँ आओ थोड़ा इसको पकड़वा लो। तो मैंने उनको पकड़वाया और उनके घर में गली के अंदर तक गया।
बाद में पता चला ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं और कल इनके पास बहुत लोग आएंगे। तो जब मैं उस गली से निकल रहा था देखा गली बहुत गंदी थी, तो हमने कहा कुछ लोग आएंगे, पता नहीं कैसे ये सिर्फ दिमाग में आ गया। तो मैंने उस गली में को देखा कि पहले जो झाड़ू लगाते थे लोग, स्वीपर लोग, तो लगा के बाद कहीं ना कहीं लुका के रख देते थे। मैं रात को 11:30-12 बजे एक दो जगह खोज के झाड़ू निकाल के गली को साफ कर दिया और सब जगह देखता रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। हो गया काम। 4 दिन बाद एक पेपर में निकला कि यहाँ नगर निगम होते भय भी एक मोहल्ले का एक लड़का है, वो ऐसे चीज़ में साहित्यकारों के आने के उस पर स्वच्छता सफाई किया, वो पेपर में निकल गया। पेपर में निकले एक अंदर से वो भी होता है, किसी ने बताया। तो एक स्वच्छता और सफाई का तब से हमारे अंदर वो था। लेकिन जब स्वच्छता का या गंगा स्वच्छता का या कोई स्वच्छता के लिए मैं कोई कार्य करने जाता तो घर वाले कहते पागल हो गया, मोहल्ले वाले कहते पागल हो गया, लेकिन मुझको कोई असर नहीं पड़ता था। हाँ, एक बात कहेंगे, क्योंकि पुरानी बातों के साथ साथ नई बातें भी उसमें तुरंत आ जाती हैं। स्वच्छता के लिए मैं बहुत करता था, गंगा जी में भी जाता था, वहाँ भी साफ़ सफाई करता था, लोगों के बीच में भी जाता था, कोई संस्थाएं भी जाती थी या सरकारी भी कार्यक्रम स्वच्छता का होता तो जाता था। मगर ज़्यादा तो यही कहें पढ़ना लिखना नहीं है, बस पागल हो गया है क्या। मैं अपने कार्य को करता था। एक दिन टीवी में देखा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो दूसरे दिन जब मैंने टीवी में देखा कि वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो फिर हमने कहा, जब झाड़ू मैंने लगाया तो हमने कहा मोदी जी ने ये कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, और जब मैं झाड़ू लगाने चला तो हमने कहा आज से मेरा 58 इंच का सीना है। अब लोग हमें पागल नहीं कहते थे, क्योंकि अब सब लोग, पहले जाते थे 2-1 लोग गए नहीं गए। अब मैं जब सफ़ा करने स्वच्छता में या गंगा सफाई में जाता हूँ तो कुछ लोग चले भी जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब कर सकते हैं तो मैं बहुत पहले से करता था। अब मैं उनको पागल का अर्थ बताता हूँ। जो लोग कहते थे पागल हो गया, पढ़ना लिखना नहीं, पगड़ा गया है, पागल उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को पा के गल जाता है, उसी को पागल कहते हैं। ये रही। अब रही मूँछों की बात, मैं चर्चित कैसे होने लगा। माघ मेला, कुंभ मेला में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी आती थी, संत महात्मा आते थे, किसी के बड़े बाल, किसी के बड़े जटा मूछा सब थे। तो एक मन होता था नई चीज़ करने की। यहाँ से कुछ दूर पर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में एक मसूरिया दिन थे, और वो मसूरिया दिन का सबसे बड़ा मूछ का रिकॉर्ड था। 9 फीट 7 इंच की मूछें थीं, मेरे ये बढ़ने लगे थे। राजस्थान का करना भील, उसकी 7 फुट 6 इंच की मूछें थीं। बाद में पता चला ये दुनिया के पृथ्वी के अकेले व्यक्ति हैं। हमारी भी कुछ बढ़ रही थी, तो हमने कहा इसको बढ़ाया जाए, हम भी नाम कमाएं। और दुनिया का पहला व्यक्ति वो था मूछ वाले प्रतापगढ़ के मसूरिया दिन, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। मेरी जब मूछें बढ़ने लगी तो हमने कहा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसमें खिलवाड़ करता था, लोगों को हंसाता था। आज के तनाव भरी ज़िंदगी में लोगों ने हंसना ख़त्म कर दिया, हर चीज़ उनके पास होते भय भी उनके अंदर तनाव। तो मैं अपने मूँछों पे कभी अंगूर लगाता, फूल लगाता, कुछ लगा के ऐसे ही खिलवाड़ करता था, लोग उसको देख के हंसते। तो हमारे मन में आया कि जब हमको देख के लोग हंसते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है कि हमारे को देख के अगर ये हंसे तो 2 मिनट आज के तनाव भरी ज़िंदगी में हंसे। तो बस इसी तरह मैं आगे बढ़ता गया। फिर जो भी कार्य करता उसको मैं पेपर में निकलने लगा। जब पेपर में निकलने लगा तो और एक अंदर से शौक़ हो गया। और फिर मैं जब मूँछों पे फूल वूल लगाता, पत्ती लगाता, जो हंसते। तो एक दिन क्या हुआ, दिवाली का दिन था, लाइट चली गई थी, तो घर में जो मोमबत्तियाँ जलती हैं, हमने कहा खिलवाड़ में मोमबत्ती मैंने ऐसे ही फंसा के आटा की लोई वोई से चिपका दिया। फिर मेरे भौं जल गए, बाल जल गए थे, घर वाले मारे भी थे, मगर एक मज़ा आता था, ऊट पटांग करने में मज़ा आता था। और मैं ऐसे करता गया। तो हंसी के लिए जब जो चीज़ करता था, तो मोमबत्ती जब 1-2 बार लगाने के बाद ये सब करने लगा तो लोगों को कहा थोड़ा वो दिखा दो, अच्छा लगे, तो भौं हमारे जल जाते थे। और फिर मैं उसको क्या किया कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ नई चीज़ किया जाए। तो हमने एक दिन बाल वाल में बांध के हिलाना शुरू किया, और जब हिलाना शुरू किया तो मुझको तो अच्छा ना लगे, मगर लोगों को अच्छा लगता था।
एक हमारे दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, वो भी कलाकार थे। उनके यहाँ कोई फंक्शन था स्कूल में, यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा दुकान जी ये जो मूछ वाला करते हैं वहाँ आप करिएगा, हिलाइएगा। तो हम भी स्टेज पे ऐसे ही खड़े होकर मोमबत्ती और पाइप वाइप फूल वूल लगा के हिलाने लगे। उसको हमें नहीं अच्छा लगा, मैं रोक के चला गया। मगर फर्स्ट प्राइज़ जो मिली थी और भी कलाकारों के बीच में, तो वो हमें मिली थी। तो हमारे अंदर एक उत्सुकता और जागी कि आखिर कुछ है तभी तो लोगों को अच्छा लग रहा है। बस उसी तरह मैंने मेहनत शुरू किया और मेहनत करते करते इसको और बढ़ाने के लिए कि इसको कैसे, अगर मैं मोमबत्ती लगाता था तो जब हिलाता था तो ये भी हिल रही है, ये भी हिल रही है, अकेले नहीं हिलती थी। फिर मैंने सांस पे कंट्रोलिंग किया। नगर महापालिका का जहाँ कूड़ा पड़ा रहता रहा वहाँ गंध बहुत होती है। मैं वहाँ पर जाता था रोज़ 1-1.5 घंटा। लोग वहाँ जाते थे नाक बंद करके, तो मैं उस जगह जाता था सांस को रोक के। सांस पे कंट्रोलिंग करने के लिए मैं वहाँ पर बहुत दिन तक प्रैक्टिस किया, कितनी दूर तक, कितनी देर तक हम सांस को वो करना। भी धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू हुआ। 4 मोमबत्ती हिलती थी तो 2 हिलना बंद हो गई, 1 हिलने लगी, ऐसे ऐसे करके। फिर हमें लगा कि कोई और प्रॉब्लम आ रही है, शायद लगता है कि हमारे सांस के और मसल्स के बीच में हमारा जो दांत है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने अपने दांत उखड़वा दिए। 89 में कच्चे दांत थे। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा ये चौघड़ा उखाड़ दीजिए। कहा कच्चा दांत है, नहीं उखाड़ेंगे। हमने कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, उखाड़ना पड़ेगा। करते करते हमने जब बताया गुस्सा तो हुए बहुत भय। 1-1 महीने में उन्होंने 1-1 चौघड़ा उखाड़ा। इसमें मेरे तो कोई दांत नहीं है, सामने 5-6 दांत है। मैंने प्रैक्टिस किया, मसल्स की कंट्रोलिंग की। फिर हमारा मूंछ निखरने लगा थोड़ा। 3 दिन का प्रोग्राम था, नेशनल आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस। वो भी किसका था? संस्कार भारती, जो बहुत चर्चित है। संस्कार भारती का कार्यक्रम था। 40-50 हज़ार की भीड़ होती थी। पता नहीं कैसे मुझको 3 मिनट का समय मिल गया। और जब मैं हॉल पे वो प्रोग्राम दिखाने के लिए गया तो मूछा कम नाच रहा था, पैर ज़्यादा काँप रहा था, एकदम डर, एकदम जो भी रहा वो अंदर से। मगर उतनी भीड़ में मैंने जब मूछ नृत्य किया, हमें अच्छा उतना नहीं लगा। मैं वहाँ से चल दिया, कमरे में आ गया। दूसरे दिन जब पेपर में फ़ोटो निकली तो बड़े बड़े कलाकार थे, उसके स्थान पे मेरी ही फ़ोटो छपी। तो हमारे अंदर एक और उत्सुकता बढ़ी कि कुछ है, अब इसमें लग जाओ। तो मैंने 6 साल, 7 साल, 5 साल खूब प्रैक्टिस किया, एकदम रम गया। और मैंने, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, तो मैंने अपने से इसका नाम रख दिया मूछ नृत्य, जो शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना मसल की कंट्रोलिंग, सांस के कंट्रोलिंग से मूछ नृत्य रख दिया। तो धीरे धीरे वो चर्चित होने लगा। पेपर वाले भी दुकान जी, मकान जी, मूछ नर्तक ये छापना शुरू किए। फिर धीरे धीरे दुकान जी, मकान जी, सामान जी चलता रहा। कुछ दिन बाद फिर दुकान जी हो गए। माता पिता के ना होने के कारण मैं बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारे भाई विनोद चंद तिवारी, भाभी, उनके बच्चे, सबके साथ मैं रह के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के इस मकान में मैं रहता हूँ। और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आई, कठिनाइयाँ आई, लेकिन मैं उससे विचलित नहीं हुआ। परेशानियाँ बहुत आई। परेशानियाँ आने पे कुछ दोस्त लोग का भी सहयोग रहता था, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। देखा जाएगा। तो मैंने एक कविता भी लिखी थी, मैं उसी कविता पे चलता हूँ, क्योंकि लोग ताना भी बहुत मारते हैं। हाँ, किसी चीज़ को पाना है तो सहने की शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए। और भगवान से हम बस यही करते हैं कि मुझे अंदर जो एक प्राउडनेस या घमंड है थोड़ा, मुझको बस एक चीज़ का है, जो मुझको बर्दाश्त करने की क्षमता दिया ऊपर वाले ने। मैं बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि आगे बढ़ना है तो बर्दाश्त करना है। लेकिन मैं सहता गया। गाड़ी नहीं था, अपने कला के लिए सांस्कृतिक केंद्र भी पैदल जाता था, कभी साइकिल से चला जाता था, कभी भाई से स्कूटर मांगे तो वो अगर दे भी देते थे, जाना हो चले जाना, हमको फलाने जगह जाना है।
जब ये कह देते थे तो जहाँ जाएंगे वो कितना टाइम लगेगा, 1-2 बार टाइम लग गया तो बिगड़ दिए, गाड़ी मिलना बंद हो गया। लेकिन मैं पैदल भी चला जाता था, कभी दोस्त हमको साइकिल पे भी ले जाते थे, और मैं इसी तरह मेहनत करता गया। फिर और कलाकारों से सांस्कृतिक केंद्र जो NCZCC होती है उसके ज़रिए भी मुझको 1-2 प्रोग्राम मिले, तो ये धीरे धीरे चर्चित होने लगा। धीरे धीरे करते करते वर्ल्ड टूरिज्म डे, प्रयाग महोत्सव, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, जितने भी महोत्सव हैं सब में करा है। हमको बहुत से याद ही नहीं है कितनी जगह गए हैं। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना और त्यागना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बर्दाश्त कर ले गया घर का, तो वो बाहर का भी बर्दाश्त कर सकता है, परेशानियों का सामना कर सकता है। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने मेरी हेल्प भी की, मेरी सहायता भी की, और बहुत अच्छे अच्छे जगह पर वो आगे बढ़ते भी गए। अगर कुछ लोग तो ऐसे मिले कि कुछ दिन के करने के बाद वो छोड़ दिए, उनको किसी प्रकार की बैकिंग या सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो कर्म का फल मिलता है, ये भी गारंटी है। लेकिन कुछ ऐसा क्षणिक समय आ जाता है कि उस समय आदमी कहता मैं यार छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है, चाहे वो कला क्षेत्र का हो, चाहे बिजनेस क्षेत्र का हो, चाहे वो। लेकिन वो जो उस दिन का गुस्सा होता है कि छोड़ो अब नहीं करेंगे सब, वही एक परीक्षा की घड़ी होती है। और उसी दिन अगर उस चीज़ को भी वो संभाल लिया तो वो आगे बढ़ जाता है। और मैंने एक कविता लिख डाली, देखो अपना ध्येय निरंतर, इधर उधर मत करो निगाहें, चले चलो अविचल उस पथ पर, जिसकी पकड़ी तुमने राहें। दुनिया क्या कहती सुनती है, इस पर तनिक न देना ध्यान, चाहे तुमको मान मिले चाहे मिले अपमान, दो में से एक चीज़ मिलना है तो करते रहो। जब कोई चीज़ करने चले हो तो करोगे तो लोग हंसेंगे, सुनाएंगे, तो बर्दाश्त करो। हार तो माननी नहीं चाहिए। परेशानियाँ आती हैं, हमें बहुत परेशानियाँ, बहुत तरह के हमें कष्ट है। लेकिन कलाकार है वो सामने वाले को हंसाता है, उसके अंदर की जो दुख भरी चीज़ें होती हैं वो दाबे रहता है। तो ये एक अपनी एक कहानी थी, उसमें हंसी का भी है, गम का भी है। फिर उसके बाद मुझको 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, दिल्ली के कोई थे उन्होंने। फिर लिम्का बुक रिकॉर्ड मिला और हौसला बुलंद हुआ। फिर जहाँ जाओ साल उड़ा देते रहे, शील्ड दे देते थे, प्रमाण पत्र दे देते रहे, और भी हौसला बुलंद हुआ। फिर ये अवार्ड वो अवार्ड मिलते मिलते सब अवार्ड मिलता गया और साल इकट्ठा होते गए, प्रमाण पत्र इकट्ठा हो गए। हाँ, बस सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था। खैर सरकार ने तो हमसे नहीं कहा था तुम ये करो, मगर मैंने हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाए रखने के लिए, हिंदुस्तान की आन बान शान मूछें हैं, आजकल लोग मूछें रखते ही नहीं हैं। तो दुकान जी अपने मूछों पे मोमबत्ती जलाकर वो हिंदुस्तान की आन बान शान को बनाए हुए चले आ रहे हैं। मगर कोई भी कार्य धरती पर आए हैं उस कार्य को करिए, और कार्य को करने में जिसमें मन लग जाए उस कार्य को करते रहिए, उससे अडिग न होइए। और जिस दिन आपके दिमाग में आता है कि ये काम छोड़ दो, उसी दिन ऊपर वाले का एक ऐसा संदेश रहता है कि आज अगर ये उस चीज़ को संभाल लिया तो कल से उसका कार्य पूरा होने लगेगा। तो वो छड़ी का जो होता है ना, वो बहुत ही नुकसान होता है। इसीलिए बेवजह बोझ न दिल पर कोई भारी रखिए, और ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए।